आपको आवाज आ रही है क्या? हेलो। हेलो, हाँ अब ठीक है। शायद अब आ रही है। हेलो। यस, इट्स गुड नाउ। हेलो। हेलो। अब ठीक है।
हेलो, अब ठीक है? अभी ऑडिबल है? आ रही है आवाज आपको? तो मैं बात कर रहा था क्रॉस आर्म की। तो देखा जाए तो जो पोल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। तो जो क्रॉस आर्म होती है, मतलब ओवरऑल क्लासिफाई किया जाए अगर, तो पोल दो तरीके के होते हैं। एक तो अपना वुडन पोल होता है और एक अपना मेटेलिक पोल होता है। तो जो वुडन पोल है जिसमें वुड का यूज किया गया है, ऑब्वियस सी बात है, उस पोल के अंदर दादा ऐसा है कि जो क्रॉस आर्म है वो वुड की भी हो सकती है और साथ ही साथ उसके अंदर क्रॉस आर्म जो लगी हुई है वो ये रही ना फाइल, उसमें क्रॉस आर्म वुड की भी हो सकती है और मेटल की भी हो सकती है, जिसका इमेज मैंने आपको कल भी दिखाया था। मैं क्रॉस आर्म से आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये रही, ये रहा। ओके, तो आप इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे ये वुडन क्रॉस आर्म लगी हुई है यहाँ पे, ये यहाँ पर भी वुडन क्रॉस आर्म ही है, तो सेम ही है, तो अपने इसको रिमूव कर देते हैं। और ये मेटालिक क्रॉस आर्म यहाँ पर लगी हुई है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये मेटालिक क्रॉस आर्म है और ये वुडन क्रॉस आर्म। तो क्रॉस आर्म जो है वो बेसिकली दो प्रकार से जो है वो बांटा गया है। पहले अपन बात करें इसके फंक्शन की कि क्रॉस आर्म का फंक्शन क्या है। तो जिस प्रकार अपन ने फंक्शन लिखा है किसका, लाइन सपोर्ट का, उसी प्रकार अपन फंक्शन लिखेंगे क्रॉस आर्म का। तो सबसे पहले आप लोग क्रॉस आर्म में हेडिंग लगाकर लिखिए फंक्शन, और फंक्शन के अंदर अपन लिखेंगे इनके बारे में। बिल्कुल, शिवम, देखो पीजीसीएल के अंदर वैकेंसी आई है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ये अलग अलग जोन के लिए अलग अलग पेपर कराता है। आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ, इनफैक्ट आप लोगों को क्लास के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया था। क्लास के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो इंडिया होता है उसको कितने पार्ट में बांटा गया है। ये ग्रिड वाली जो है, इसके अंदर जो पीजीसीएल है वो ग्रिड वाइज पेपर लेता है। यहाँ पर जो आज वैकेंसी आई है, आप लोगों ने देखा होगा 177 पोस्ट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है और काफी बड़े अमाउंट के अंदर आई है। तो NR1 और NR2 का अलग से पेपर होता है, साउथ रीजन 1 और 2 का पेपर होता है, NER नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक पेपर होता है, ईस्ट रीजन का एक पेपर होता है, वेस्टर्न रीजन का एक पेपर होता है, फिर सेंट्रलाइज रीजन का एक पेपर होता है। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ टोटल जो है वो सेगमेंट बने हुए। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो आप लोग जब उसका फॉर्म देखेंगे ना तो वहां पर लिखा होगा NR1, वो नॉर्थ रीजन के लिए, वो नॉर्थ ग्रिड की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि अपन प्रैक्टिकल चीजों को छूते हुए चलेंगे। और मैं एक और बात बता दूं, बहुत तगड़ी न्यूज है, बताऊं? पावर सिस्टम के 120 क्वेश्चन में से 49 क्वेश्चन थे। 120 में से 49 क्वेश्चन मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा है। पिछले साल के पीजीसीएल के पेपर के सॉल्यूशन का आप निम्बस लर्निंग पे जाकर देखिएगा। तो पीजीसीएल के नॉर्थ रीजन 1 NR1 का पेपर वहां पर जो है उसका डिटेल सॉल्यूशन पड़ा है। 3 टुकड़ों में, वो इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था इस वजह से उसको 3 टुकड़ों में बनाया गया। तो वो पूरा वीडियो देखना आप, आपकी आंखें खुल जाएंगी। नॉर्थ रीजन छोड़ो, जितने भी रीजन है उसमें जो पीजीसीएल का पेपर आता है ना, वो ये समझ लीजिए कि डिप्लोमा वालों के लिए बेंच मार्क है। उससे तगड़ा पेपर मैंने आज तक नहीं देखा डिप्लोमा वालों के लिए। कंप्लीट 49 क्वेश्चन नोट्स में से थे एज इट इज, और क्या गजब क्वेश्चन थे। मतलब ऐसा नहीं है कि रट्टा मारने वाले या ऐसे टुच्चे पुच्चे क्वेश्चन, नहीं, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के क्वेश्चन जो है वो वहां पर आपसे पूछे जाते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को जो है वो बहुत ही सही टाइम पर आपने बैच ज्वाइन किया है, और पेपर जब तक होगा तब तक अपना पावर सिस्टम वाला पार्ट जो है वो तो अपन कवर कर ही लेंगे।
और मैं उम्मीद करता हूं कि पावर सिस्टम इस बार भी अच्छे खासे नंबर का पूछा जाएगा। तुम ये सोचो कि 120 में से 49 नंबर का पावर सिस्टम यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन पूरा पूछा गया। और ये मैं चाहता हूं कि तुम इंफॉर्मेशन अपने सारे दोस्तों में शेयर करो कि भाई पावर सिस्टम तो कर ले, और उसके लिए मैंने आपको बता ही रखा है। अब बात करता हूं मैं, कुछ लोग बेसिक के लिए भी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सर बेसिक से शुरुआत करिए। अब मेरी एक बात का जवाब देना। ये वुडन क्रॉस आर्म है, लकड़ी की क्रॉस आर्म, और ये मेटल की क्रॉस आर्म है। अब इसमें बेसिक क्या है? क्या रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, पावर, करंट, पावर फैक्टर, इसका इससे कोई भी लेना देना है लकड़ी की क्रॉस आर्म से या मेटल की क्रॉस आर्म से? नहीं। अच्छा सर, इससे पहले जो पढ़ा था उसका तो लेना देना था। जनरेटर में कहा था कि वोल्टेज जो है वो √3 गुना कम होता है, √3 गुना ज्यादा होता है। तो भाई उसको मैंने समझाया भी तो है कि क्यों कम या ज्यादा होता है। मैंने जब ये कहा कि वोल्टेज से इंसुलेशन प्रभावित होता है और करंट से क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये तो बेसिक ही तो बताया है मैंने ये थोड़ी बोला कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इंसुलेशन बहुत ज्यादा लगेगा। पहले ये बताया है ना कि वोल्टेज बढ़ता है तो इंसुलेशन बढ़ाना पड़ता है, करंट बढ़ता है तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना पड़ता है, वरना वो कंडक्टर उसको कैरी नहीं कर पाएगा। अभी तुम्हें नहीं पता, बट इस पावर सिस्टम में मैं इतने ज्यादा बेसिक आप लोगों को करा दूंगा कि आपको बेसिक नाम के सब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आगे चल करके तुम्हें ट्रांसमिशन लाइन में पैरामीटर पढ़ाऊंगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, वहां मैं बताऊंगा रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है। क्योंकि मेरी ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो जनरल रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी तो तुम्हें आना चाहिए, तो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें वहां। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन, तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट क्या है वो सीधा ही इंप्रूवमेंट थोड़ी पढ़ा दूंगा मैं पहले पूरा बताऊंगा कि पावर क्या है, पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर का। अरे इतना ज्यादा डिटेल के अंदर करोगे ना तुम, प्रॉब्लम क्या है कि 2-3 साल के अंदर जब तुमने डिप्लोमा किया उस दौरान तुमने कुछ पढ़ा नहीं, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो अब हमें सब कुछ है ना एक बोतल में डाल के दिया जाएगा और इस बोतल में सब कुछ होगा, और जैसे उस बोतल को पियेंगे हमें सारा ज्ञान हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपने जीवन के 3 साल के अंदर अगर कुछ भी पढ़ाई नहीं करी तो आपको पहले दिन से एकदम तगड़ा समझ में आ जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप पर विश्वास करना है और जो यहाँ पर आपको टीचर पढ़ा रहा है उस पर विश्वास करना है। जितना वो बता रहा है उतना आपको लिखना है, ईमानदारी से उसे याद करना है और उसके क्वेश्चंस लगाने। आप देखिएगा जो मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूं, जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर, जो भी कंसेप्ट मैं आपको डिलीवर करूंगा, आपने अगर प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, प्रॉपर रिवीजन किया है, तो एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में तुम नहीं कर पाओ या अलग अलग किताबों में जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो तुम नहीं कर पाओ। ये मेरी गारंटी है ना। तो इसीलिए ये बेसिक 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 क्या, बेसिक क्या, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी कहीं पर भी मैंने अब तक जो पढ़ा है उसके अंदर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला या करंट का फॉर्मूला या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसके बगैर या फेराडे के नियम के बगैर कोई चीज ऐसी जो तुम्हें समझ नहीं आई हो? नहीं। फेराडे का नियम मैं कहीं पर भी पावर सिस्टम में फेराडे का नियम काम में नहीं लूंगा। तो पावर सिस्टम को समझने के लिए उसके नियम की जरूरत क्या है? और अगर जरूरत कहीं पड़ी तो मैं समझाऊंगा, खुद पढ़ेगी आगे, मुझे पता अब तक नहीं पढ़ी है पर आगे पढ़ेगी फेराडे के नियम की जरूरत, मैं खुद समझाऊंगा फेराडे का नियम क्या, ये मान करके कि आपको नहीं आता। इसीलिए आप विश्वास करें, है ना, और दूसरों की कई भी बातों पर तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं करें। अगर कोई कह देता ना अरे यार तेरे बेसिक नहीं पढ़ा, फिर तो तेरे को पावर सिस्टम समझ में कैसे आएगा, पावर सिस्टम तो बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही भयानक सब्जेक्ट है, अरे बहुत ज्यादा वेटेज है भाई, बिना बेसिक के आ ही नहीं सकता दिमाग में। तेरे दिमाग में वहम बढ़ गया कि यार बेसिक नहीं पढ़ूंगा तो होगा ही नहीं मेरा कुछ। तो कल को तुम्हें ये कह दूंगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है वो बिना डिजिटल पढ़े समझा ही नहीं जा सकता, तो तुम क्या ये मान लोगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। और रही बात नेटवर्क की, कि नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूं, पीजीसीएल में 49 नंबर का पावर सिस्टम आया है और 25 नंबर का नेटवर्क आया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये या ये? पेपर होने तक नेटवर्क कवर करा दिया 25 नंबर आएंगे, पावर सिस्टम कवर करा दिया 50 नंबर आएंगे। देख लो तुम, यूपीएमआरसीएल 150 नंबर का पेपर है, उसमें से 45 क्वेश्चन पावर सिस्टम में आएंगे, देख लो। पैरेलल में नेटवर्क स्टार्ट कर दीजिए। तुम्हें पता भी है कि यहाँ बैक एंड पर कितनी प्रिपरेशन चलती है, तुम्हारी एक क्लास के लिए कितनी प्लानिंग होती है। मेरा एक बैच है, इसके अलावा मेरे 2 बैच और हैं, सुबह 8 से लेकर के रात के 8 बजे तक आप लोगों के लिए यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। तो मैं हूं तो मेरे साथ मेरी जो पूरी टीम है वो भी तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही रही है।
इंडिया में 16 सेंटर हैं, लार्जेस्ट फैकल्टी पूल है, उन सारे फैकल्टीज को मैनेज करना, और लगा दिए, मान लो एक साथ नेटवर्क लगा दिए और पावर सिस्टम लगा दिए, ठीक है, तुम लोगों को क्या है कि अभी तैयारी करनी कैसे वो भी नहीं पता। मैं कह रहा हूं नेटवर्क लगा दिया, 3 घंटे तुम नेटवर्क पढ़ रहे हो, 3 घंटे तुम पावर सिस्टम पढ़ रहे हो, तुम रिवीजन कब करोगे? तुम क्वेश्चन कब लगाओगे? अकेले नेटवर्क के एमसीक्यू में 2500 सवाल हैं। एसएससी, जेई और एमसीक्यू जो इंजीनियर्स एकेडमी के द्वारा दी जाती है, उसमें नेटवर्क के अकेले 2500 से 3000 सवाल हैं। अब तुम अगर रोज नेटवर्क 3 घंटे पढ़ करके 50 क्वेश्चन लगाते हो ना, तो 3000 सवाल करने में समय कितना लगेगा? भाग दो भाई, 60 डेज, 60 दिन में तो तुम्हारे नेटवर्क के क्वेश्चन होंगे। और अगर पैरेलल में पावर सिस्टम चला दिया तो पावर सिस्टम के 1500 क्वेश्चन है एमसीक्यू में, और एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर को मिला के 1600 के आसपास क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन इसके डेली बेसिस पे करोगे तो फिर 50 क्वेश्चन करने में 2 घंटे का समय चाहिए, और वो 50 क्वेश्चन करने के लिए थ्योरी पढ़ी नहीं चाहिए पहले। तो पहले तुम थ्योरी पढ़ोगे, 3 घंटे क्लास करोगे, 2 घंटे थ्योरी रिवाइज करोगे, 5 घंटे, फिर उसके बाद 2 घंटे तुम क्वेश्चन का करोगे, 8-9 घंटे हो गए। फिर पावर सिस्टम की क्लास 3 घंटे, कितने हो गए? 11 घंटे। फिर पावर सिस्टम का रिवीजन 2 घंटे, कितने हो गए? 13 घंटे। फिर पावर सिस्टम के क्वेश्चन 2 घंटे, कितने हो गए? 15 घंटे। शक्ल देखिए अपनी। 15 घंटे तुम पहले दिन से पढ़ने लग जाओगे, जबकि तुम पिछले 3 साल से लगातार 2 घंटे भी एक साथ बैठ करके नहीं पढ़ रहे। कैन यू इमेजिन? 15 आवर्स अ डे, 6 घंटे कैमरे की तरफ आंखें देख करके और ऐसे देख करके पढ़ोगे ना भाई, भटूरे जैसी हो जाएगी आंखें, आंखों से पानी आने लगेगा। आसान नहीं है भाई। ऑनलाइन क्लासेस डेडिकेशन मांगती है। ऑनलाइन क्लास वरदान है, तो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो आपको मतलब डिस्ट्रैक्शन भी दे सकती है। वो आप पर है कि आप कितने ईमानदार हो। आपको कौन कहता है रोज रेगुलर क्लास करने के लिए? आप अगर 2 दिन क्लास नहीं लेंगे तो आपको कोई कहेगा कि क्लास क्यों नहीं ली? कोई नहीं कहेगा। आप में ईमानदारी होनी चाहिए। आप 6 घंटे लगातार ऑनलाइन क्लास ले लेंगे 3-3 घंटे के गैप से, फिर बीच में रेस्ट भी तो चाहिए, रिवीजन भी तो करना है, सोओगे भी तो सही, घर पे हो तो घर के भी तो काम होते हैं। क्या क्या करोगे तुम? समझो इन बातों को। आपकी तैयारी कैसे करवानी है हमें पता है। आपको एक टाइम पर कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए वो हमें पता है। मान लो वैकेंसी आ गई, आरआरबी की जल्दी वैकेंसी आ गई, उस केस में कंडीशन और है कि यार वैकेंसी की डेट ही आ गई, सिलेबस कवर करना है, तो उस समय अगर 2-2 सब्जेक्ट पैरेलल में चल रहे हैं तो जस्टिफाई करता है वो चीज को। किस बात की जल्दबाजी है? किस बात की? नहीं तुम 3 साल के इस गैप को 3 महीने में भर दोगे क्या? क्या बताया था पावर सिस्टम की शुरुआत में 6 सब्जेक्ट मिलते हैं तब एक पावर सिस्टम बनता है। कमाल कर रहे हो यार तुम। जो चल रहा है, तुम्हारा काम यह है कि उसको ईमानदारी से पढ़ना, उसके क्वेश्चन करना, और जो पढ़ा दिया गया है उसे इस कदर पढ़ना कि एग्जाम तक छेड़ना नहीं पड़े, इतना अच्छे से पढ़ना उसको कॉन्सेप्चुअली। और रही बात नेटवर्क की, तो पावर सिस्टम हो जाएगा, नेटवर्क भी लग जाएगा, मेजरमेंट भी लग जाएगा, सारी सब्जेक्ट होंगे। ज्यादा तुम लोड मत लो, है ना, चिंता मत करो। नॉन टेक चलाया साथ में, अब तुम्हारा मान लो हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री कौन पढ़ता है यार? हिस्ट्री बहुत आसान है। या नॉन टेक का तो कोई रोल ही नहीं है भाई, टेक्निकल पढ़ो, नॉन टेक तो अपने आप हो जाएगा। एसएससी का पेपर दिया इस बार, पता चला नॉन टेक कैसा है। नॉन टेक के बगैर सिलेक्शन नहीं हो सकता, लिख के दे देता हूं मैं। किसी भी पेपर में नॉन टेक के बगैर सिलेक्शन नहीं हो सकता। तुम सोचो ना कि टेक्निकल पढ़ लेंगे, टेक्निकल टफ है, नॉन टेक तो बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। पढ़ के देखना एक बार, है ना। तो सब्र रखो थोड़ा सा। बैच कोड के लिए टेक्निकल टीम को एक बार कॉल कर लीजिए। मोबाइल ऐप में लैपटॉप पर कोर्स को चलाने के लिए एक लिंक आता है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तब आपको वहां पर डायरेक्ट जो बता देगा, वो एक मतलब एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी वो लैपटॉप में ओपन होने के लिए। वो लिंक में एक यूआरएल होगा, उस यूआरएल को आप अपने लैपटॉप में चला लो। अब ध्यान से सुनो, 20 मिनट निकल गए हैं इस ज्ञान को देने में। क्लास 2 घंटे की होती है फिलहाल, तो आप इस 2 घंटे को पूरा यूटिलाइज करें, है ना। मैं देख रहा था काफी दिन से तुम कमेंट सेक्शन में यहाँ पर परेशान हो रहे थे, तो मैंने कहा एक दिन थोड़ा सा डोज देना जरूरी है तुम लोगों को। फंक्शन में लिखिए, एक क्रॉस आर्म का काम क्या होता है, लिखिए।
It is used to separate two conductors from each other. It is used to separate two conductors from each other. Used to separate two conductors from each other. फिर अपन बात करेंगे क्रॉस आर्म के टाइप्स की. तो टाइप्स के अंदर पहला टाइप आता है वुडन क्रॉस आर्म. वुडन क्रॉस आर्म दिखने में ये रही वुडन क्रॉस आर्म ऐसी होती है. अब इनफैक्ट ये तो मेटालिक लुक जैसी ही लग रही है, बट ठीक है. वुडन पोल पे वुडन क्रॉस आर्म, ये वैसे मेटल के कनेक्शन है, ये वुड है, ये मेटल भी हो सकती है ना. तो ये वुडन क्रॉस आर्म जो होती है इसकी एज होती है 5 to 7 ईयर्स. मेरे साथ साथ कॉपी कर लें आप लोग ये डेटा, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ याद ही करना है, कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है. उम्र 5 से 7 साल होती है तो होती है. यूज अप टू कितने केवी तक काम में ली जाती है वुडन क्रॉस आर्म? 33 केवी तक काम में ली जाएगी. वुडन पोल 22 केवी तक यूज किया जाता है. क्रॉस आर्म 33 केवी तक काम में ली जा सकती है. और ये बनाई किसकी जाती है? तो ये साल, सीजनड सीसम और क्रायोसोटेड फायरवुड की बनाई जाती है. ये लकड़ी का ही नाम है, क्रायोसोटेड फायरवुड की बनाई जाती है. और दूसरी जो क्रॉस आर्म होती है वो मेटालिक क्रॉस आर्म होती है, मेटल क्रॉस आर्म. मेटल क्रॉस आर्म के अंदर क्या होता है? जितने भी आप लोग पोल देखते हैं, आरसीसी के पोल देख लो, चाहे आप लोग स्टील के पोल देख लो, जो भी पोल आप देखते हैं उन पोल्स के ऊपर जो क्रॉस आर्म लगी हुई होती है वो क्रॉस आर्म आपके स्टील क्रॉस आर्म की कैटेगरी में ही आती है ना. जैसे आप यहां पर देख रहे हैं ये वाला जो क्रॉस आर्म है, या फिर इसमें ये जो क्रॉस आर्म देख रहे हैं, तो ये जो क्रॉस आर्म आपको नजर आ रही है ये एमएस चैनल क्रॉस आर्म कहलाती है. एमएस चैनल क्रॉस आर्म एकदम स्ट्रेट लाइन वाली, इस वाली क्रॉस आर्म को क्या कहा जाता है? एमएस चैनल. ये वाली जो क्रॉस आर्म आप यहां देख रहे हैं इसको कहते हैं वी शेप्ड क्रॉस आर्म. वी शेप्ड क्रॉस आर्म, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसमिशन लाइन में. आगे चल के जब मैं इंडक्टेंस पढ़ाऊंगा तो ये जो क्रॉस आर्म है ये क्रॉस आर्म वी शेप की होती है, ऐसे इस तरीके से. तो वी शेप क्रॉस आर्म आपने प्रैक्टिकली देखी होगी. अपने शहर से गांव में जो भी सप्लाई जाती है वो इसी प्रकार के वी शेप क्रॉस आर्म के ऊपर जाती है. ये वी शेप की होती है, ऐसे दो ऐसे बने हुए हैं ये, और बीच में ये बना हुआ है. इस वी शेप क्रॉस आर्म का काम ये है कि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन का मेंटेन होता है, मतलब त्रिभुजीय विन्यास के अंदर चालक होते हैं. यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो एक कंडक्टर यहाँ होता है, दूसरा यहाँ होता है, तीसरा यहाँ होता है.
तो इनके बीच में क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है। इनके बीच में क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगुलर कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों को जब मैं आगे चल करके इंडक्टेंस पढ़ाऊंगा तो इंडक्टेंस के अंदर आप लोगों को जो है ये समझ में आएगा। क्लियर? तो ये जो क्रॉस आर्म यहां पर यूज की गई है, ये क्रॉस आर्म इस शेप में कंडक्टर को रखने के लिए यूज की गई है और इसका इंपॉर्टेंस इंडक्टेंस में आपको समझ में आएगा। मेटल की जो क्रॉस आर्म है उसके खास पॉइंट्स क्या है वो अपन बात कर लेते हैं। मेटल की क्रॉस आर्म के क्या खास बिंदु हैं? जैसे जो मेटल की क्रॉस आर्म होती है ये किसी भी वोल्टेज के लिए काम में आ सकती है, यूज फॉर एनी वोल्टेज। आपको ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी जो लेटेस्ट स्टील टावर है, उस लेटेस्ट स्टील टावर के लिए भी आप लोगों को जो क्रॉस आर्म बताई गई है उसमें भी तो अपन मेटल का ही यूज कर रहे हैं। तो मेटल की क्रॉस आर्म को किसी भी वोल्टेज के लिए बस उसमें छोटी छोटी फ्रेम्स को जोड़ करके अपन लंबी कितनी भी बनाई मतलब बना सकते हैं। और ये गैल्वेनाइज्ड स्टील की मतलब मेन मटेरियल क्या होता है, स्टील जो होता है वो यूज किया जाता है, इसका गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं क्योंकि उससे कोरोजन नहीं होता है। आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो गैल्वेनाइज्ड स्टील है, तो ये गैल्वेनाइज्ड स्टील का मतलब क्या होता है? तो गैल्वेनाइज्ड स्टील का मतलब होता है इसके ऊपर जिंक की परत होती है। क्या होती है इसके ऊपर? जिंक की परत, यानी कि इसको कह सकते हैं कि जिंक की कोटिंग करी जाती है इसके ऊपर। तो जिंक की कोटिंग करने से स्टील का जंग नहीं लगता, संक्षारण नहीं होता है, इस वजह से अपन जो है वो उसका यूज करते हैं। क्लियर? समझ गए? तो इस तरीके से आपको दो तरीके की क्रॉस आर्म मैंने एक्सप्लेन करी है, वुडन क्रॉस आर्म और दूसरे वाली कौन सी, मेटल की क्रॉस आर्म। इसकी उम्र 5 से 7 साल है, इसकी उम्र काफी लंबी होती है। ये 33 केवी तक यूज करते हैं, ये किसी भी वोल्टेज के लिए यूज कर सकते हैं। ये साल, सीजन, सीसम और क्रायोस्टेटेड फायरवुड की बनती है, ये स्टील की बनती है। क्लियर? अपन चाहें तो इसको ये लो। अब क्या है कि इससे तुम कंफ्यूज नहीं होगे कि ये क्या लिखा हुआ है और कहां से आया है। MS चैनल क्रॉस आर्म ये इसका नाम है, और ये वी शेप क्रॉस आर्म। ये इस तरीके एक यू शेप क्रॉस आर्म भी होती है ना, यू शेप की एक यू शेप्ड क्रॉस आर्म भी होती है। ये ऐसे सीधी है, इसको MS चैनल बोला। ये आपने देखी है कि नहीं देखी ऐसी क्रॉस आर्म? आपके घर के बाहर जो सप्लाई आती है वो लगभग इसी पे आती है। और एक आपके वी शेप, या आपने शहर से गांव में जब सप्लाई जाती है तब देखी होगी। देखा है कि नहीं देखा है प्रैक्टिकली? नहीं देखा है, इसीलिए फोटोज के थ्रू मैं समझा रहा हूं ताकि आप चीजों को प्रैक्टिकली रिलेट करके समझ सकें। और तीसरी वाली एक यू शेप क्रॉस आर्म होती है जो ऐसे यू शेप में होती है। एक कंडक्टर यहाँ होता है, दूसरा यहाँ होता है, तीसरा यहाँ पर होता है। तो इसके अंदर क्रॉस आर्म जो होती है वो पोल के ऊपर ऐसे यू शेप में लगी हुई होती है। ये यू शेप वाली बेसिकली यूज नहीं होती, इसलिए मैं उसको यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डायग्राम में भी कहीं मिली नहीं वो। तो ये इस तरीके की दो क्रॉस आर्म होती है। तो आपको याद रखना है फंक्शन और इसके टाइप्स। ज्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। ये हेडिंग लगा करके 3 पॉइंट इसके लिखने हैं और ये हेडिंग लगा करके 2 पॉइंट इसके लिखने हैं। और नीचे आप जनरल 2 शेप बना सकते हैं, सीधी लाइन में MS चैनल क्रॉस आर्म, और वी शेप के अंदर आप वी शेप क्रॉस आर्म यूज करते हैं। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बात करते हैं अपन अगले टॉपिक की। क्रॉस आर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये जो अपन अब पढ़ने वाले हैं, और इस हेडिंग का नाम है कंडक्टर्स। सी, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कंडक्टर्स में सबसे पहला हेडिंग एज यूजुअल फंक्शन जो होता है वो नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि तुम लोगों को पता है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर को यूज क्यों करते हैं। कोई बताएगा मुझे? किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो आपने कंडक्टर यूज किया है उसको क्यों यूज करते हैं? क्या काम है ट्रांसमिशन लाइन में? कंडक्टर का काम क्या है?
बताइए ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर का काम क्या है? बताओ भाई। सप्लाई के लिए, पावर ट्रांसमिट, एकदम सही। रामायण, शुभम, राकेश, एकदम सही बात। पावर को ट्रांसमिट करने के लिए आप ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। तो अब इस चीज को लिख करके क्या करोगे? फंक्शन तो सबको पता है कि पावर ट्रांसफर करने के लिए कंडक्टर लगा है। हमें मेन इंपॉर्टेंट जो उसकी बात है वो है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट की बजाय अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम उसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। एक एक कंडक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर? अगर कोई कंडक्टर यूज किया गया है तो उस कंडक्टर में प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, उसके बारे में अपन यहां पर बात करेंगे। क्लियर? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अंदर अगर अपन बात करें पहली प्रॉपर्टी की, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बताओ? आप बताओ मुझे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? कमेंट करके बताएं मुझे जल्दी से। क्या क्या प्रॉपर्टीज किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के एक कंडक्टर में होनी चाहिए? बताएं। कॉस्ट कम होनी चाहिए, कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल सही। इसके अलावा और बताएं। टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, वेरी गुड, शाबाश। लॉन्ग लाइफ, गुड। इसके अलावा और कुछ? कंपिटेबल टू ट्रांसमिट हाई पावर, वो तो अपन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसकी साइज को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई? वेटलेस होना चाहिए। बिना बिना वजन का तो कैसे होगा यार? वेटलेस तो कैसे कर सकते हो तुम उसको? हम्म, वेटलेस कैसे कहोगे? नॉन कोरोजन। चलिए, मेन पॉइंट्स जो मुझे चाहिए थे, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, वो आपने सबने बताया, वेरी गुड। मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप मेरे साथ साथ कॉपी करें। सबसे पहला प्रॉपर्टी उसके अंदर क्या होना चाहिए? उसमें एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर का सबसे बड़ा गुणधर्म जो है हाई कंडक्टिविटी, उच्च चालकता। कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद में सेकंड जो है वो आता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब कुछ लोग जो है वो इसको ऐसे लिखते हैं कि भाई कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्यों भाई? किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर को दोनों तरफ से खींच करके बांधा जाता है, तो उसमें खींचने पर तनाव पैदा होगा, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होगी तभी उसको सहन कर पाएगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब उस पर किसी का वजन लगने वाला है। तो एक कंडक्टर पर किसका वजन लगने वाला है भाई? चार कबूतर जो साइबेरिया से आ रहे हैं, वो भारत की सीमा में घुस करके और आराम करना चाहें, तो वो उस कंडक्टर पे अगर बैठे तो उनका वजन वो कंडक्टर सहन कर ले, ऐसा तो अपन करेंगे नहीं। या दो जो बंदर हैं वो लड़ रहे थे, भागते भागते एक बंदर ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर चढ़ गया, तो उसके वजन से लाइन ना गिर जाए, तो उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर संतोष? गुड इवनिंग। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद में एक सबसे और इंपॉर्टेंट कंडीशन है लो कॉस्ट, कीमत कम होनी चाहिए, पैसे कम लगने चाहिए। क्योंकि एक कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ही लंबा यूज किया जा रहा है। 100 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम है। तो 3 फेज सिस्टम, तो उसके अंदर 100 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है, तो 100 किलोमीटर और 3 कंडक्टर है, तो कंडक्टर कितने लगेंगे? 300 किलोमीटर। अच्छा, 300 किलोमीटर तो तब की बात है जब कंडक्टर सीधे सीधे जा रहे हो। कंडक्टर तो ऐसे झोल खाते हुए जाता है ना, झुका हुआ।
तो इस झोल की वजह से ये किलोमीटर जो है वो 300 किलोमीटर से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। हो सकता है कि आपको 350 किलोमीटर यूज करना पड़े। तो ट्रांसमिशन लाइन में चालक की लंबाई काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है, इसीलिए उसका कीमत कम होना चाहिए। और कीमत कम होने के साथ साथ वो ऐसे मटेरियल की बनाई जानी चाहिए जो मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हो, आसानी से अवेलेबल होनी चाहिए, वो इजीली अवेलेबल हो। और इसके अलावा आप जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए? वो फ्लेक्सिबल इसलिए होना चाहिए, फ्लेक्सिबल वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि ओवरहेड लाइन के अंदर जब हवा चलेगी तो कंडक्टर ऐसे झूलेगा, स्विंग करेगा। तो जहां से आपके कंडक्टर को होल्ड किया हुआ है, जहां से भी आपके कंडक्टर को होल्ड किया हुआ है, वहां से वो कंडक्टर टूट ना जाए। किसने होल्ड किया हुआ है? आपके ट्रांसमिशन लाइन में लगे हुए इंसुलेटर ने कंडक्टर को कहीं ना कहीं से तो पकड़ रखा होगा ना। तो ट्रांसमिशन लाइन ने जब कंडक्टर को पकड़ रखा है और जब हवा चलेगी, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है, अब यहाँ पर जब हवा चलेगी तो यहां से जो इसने पकड़ रखा है इस जगह से, इस जगह से, तो जब ये हवा चलने पर कंडक्टर स्विंग करेगा तो इस जगह से टूट नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल टूट सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर यूज किए गए हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ताकि हवा चलने के साथ साथ वो आराम से हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओरा ही चल की तरह वो वहां पर स्विंग कर सके, आराम से स्विंग कर सके। और इसके साथ साथ उसका वजन भी जो है वो कम होना चाहिए, लो वेट होना चाहिए। अच्छा, वजन कम होने से क्या होगा? वजन कम होने से उसको जिसने पकड़ रखा है ना उसे जोर कम आएगा। किसने पकड़ रखा है? टावर ने। तो टावर, अगर कंडक्टर हल्का होगा तो टावर क्या यांत्रिक सामर्थ्य हम कम रख सकते हैं, उससे हमारे कीमत में कमी आएगी और हमारी कॉस्ट रिड्यूस करेगी। आगे बात समझ में? बिल्कुल पैसे का चक्कर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में एक कंडक्टर को अपने अंदर रखनी चाहिए। आगे बात समझ में सबको? ये सुनो, ये प्रॉपर्टीज क्लियर हैं क्या सबको? प्रॉपर्टीज क्लियर हैं? लिख भी ली होंगी आप लोगों ने मेरे साथ साथ। लिख ली हैं तो आप एक नोट लगाएं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लगाएं यहाँ पर 500 रुपए का। और 500 रुपए का नोट लगा करके लिखें, 500 रुपए का नोट लगा के लिखें, ऑल ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज लिख लिया? थम्स अप कर दिया करो भाई। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी लो वेट ही होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी तो वजन कम होगा। आसान शब्दों में यहां लिखा है। अगर मैं लो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखता तो तुम पूछते हैं ये क्या लिख दिया। पर जैसे ही मैंने लो वेट लिखा तुमने नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि ये आसान है समझने में। तो हम ऐसा ही पढ़ेंगे कि चीजें समझने में आसान हो। हम ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करेंगे कि तुम आसानी से उसे समझ सको, ना कि हम जो है वो ऐसी अंग्रेजी लिखें कि हमें जो है वो अंग्रेजी समझ में नहीं आए कि यार अरे यार अंग्रेजी तो बहुत भयंकर है पर लिखा क्या है समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा, है ना। तो लिखिए नोट में, ऑल ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज all of the above properties do not lie all of the above properties do not lie lie in a single conductor material do not lie in a single conductor material hence 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 fuse is sorry all of the above properties do not lie in a single conductor material, hence a compromise will have to made between a compromise
will have to made between a compromise will have to made between compromise will have to made between cost and desired electrical and mechanical requirement. Desired electrical and mechanical requirements. Desired electrical and mechanical requirements. लिख लिया? देखो समझते हैं अपन ने ये पॉइंट क्या लिखा है और किस लिए लिखा है. जो अपन ने ये पॉइंट लिखा है उस पॉइंट का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि पैसा भी कम लगे और आप चाहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी रहे और उसका कंडक्टिविटी भी अच्छा रहे. ऐसा एक साथ नहीं हो सकता. या तो पैसा लगाओ और अगर पैसा बचाओगे तो ये प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी. ये पॉइंट अपन ने लिखा है कि अगर आप कॉस्ट नहीं लगा सकते तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. जैसे अगर आप कॉपर की बात करें तो कंडक्टिविटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है पर पैसा ज्यादा लगेगा. पैसा कम खर्च करोगे तो एल्यूमिनियम आएगा. एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों ही क्या है? कम है. यही पॉइंट अपन ने यहां लिखा है कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है पैसे में और हमारी डिजायर्ड क्वालिटीज में. कौन सी क्वालिटीज? इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल. टेंसाइल स्ट्रेंथ मैकेनिकल प्रॉपर्टी है और कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. दोनों के साथ समझौता करना पड़ेगा अगर आपके पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है. ये अपन ने नोट में लिखा है. और अब अपन लिखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर. और टाइप्स ऑफ कंडक्टर के अंदर अपन लिखने वाले हैं पहला कंडक्टर, इसका नाम है हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर. हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर इस तरीके का होता है. हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर. कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता. बिल्कुल. थैंक यू शुभम स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए. क्लियर? तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर में पहला हेडिंग लगा लो हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर. अब अपन को करना क्या है? मैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर की थ्योरी लिखवा रहा हूं. आप एक एक करके थ्योरी के पॉइंट्स लिखते जाएं. मैं लास्ट में एक साथ सारे के सारे जितने भी कंडक्टर लिखवाऊंगा उनको एक ही फ्लो में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो आप आराम से सुन करके थ्योरी लिखें. क्लियर? लिखिए हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर. इसके बारे में लिखिए कॉपर विदाउट एनीलिंग. इसमें क्या होता है? कॉपर विदाउट एनीलिंग. थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा लंबा चलेगा.
आराम से सुनकर लिखते जाना, बीच में आप कोई भी तरीके की बातचीत ना करें, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। कॉपर विदाउट एनी लिंक, किसी भी स्पेलिंग में मुझे लगेगा कि आपको दिक्कत होगी तो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा। कॉपर विदाउट एनी लिंक। इसके आगे ब्रैकेट्स में लिखना है 150% मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, 150% मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ। हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर में 150% मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ। सेकेंड पॉइंट, लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ, हाई कंडक्टिविटी, long life, high conductivity and high scrap value. High scrap value. हाई स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कबाड़ की कीमत, कचरे की कीमत। बेचोगे तो कचरे का पैसा अच्छा मिलेगा, कबाड़ कीमत। क्लियर? नेक्स्ट अगला लिखिए कैडमियम कॉपर कंडक्टर। कैडमियम कॉपर कंडक्टर, ये ऐसा होता है दिखने में, इसके अंदर कैडमियम मिलाया गया है। कैडमियम कॉपर कंडक्टर। कैडमियम कॉपर कंडक्टर में लिखिए कॉपर कॉपर प्लस 0.721% कैडमियम, कॉपर प्लस 0.721% कैडमियम। इससे क्या होगा? ब्रैकेट्स में 50% मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन कॉपर। इसके आगे ब्रैकेट्स में लिखना है 50% मोर, MORE, मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन कॉपर। %50 more tensile strength than copper. %50 more tensile strength than copper. सेकेंड पॉइंट लिखिए इसी के अंदर, इसी के अंदर सेकेंड पॉइंट, कंडक्टिविटी डिक्रीज्ड बाय, कंडक्टिविटी डिक्रीज्ड बाय 15 to 17%. Conductivity is decreased by 15 to 17%. 15 to 17%. तीसरा लिखिए SCC, फुल फॉर्म है स्टील कोल्ड कॉपर कंडक्टर। स्टील कोल्ड कॉपर कंडक्टर, स्टील कोल्ड कॉपर कंडक्टर। ये जो स्टील कोल्ड कॉपर कंडक्टर है जो यहां पर बनाया गया है, इसके अंदर सिंपल सा पॉइंट है, जो कोर बनाई जाती है वो स्टील की होगी
और इसके ऊपर जो लेयर्स होंगी, परतें होंगी, वो आपके कॉपर की यूज की जाएंगी। यहां पर ऐसा नहीं है डायग्राम में। ये जो डायग्राम है इसके अंदर स्टील के ऊपर कॉपर को परत के रूप में चढ़ाया गया, और केवल परत नहीं है, काफी मोटी परत यहां पर यूज की गई है। तो इसको आप लोग कॉपर क्लैड कंडक्टर भी कहते हैं। कॉपर क्लैड कंडक्टर, ये जो है वो कॉपर क्लैड कंडक्टर है। कॉपर को स्टील के ऊपर क्लैडिंग कर दिया गया है। क्लैडिंग मतलब परत चढ़ा दिया गया है। तो ये जो कंडक्टर है वो पहले यूज होता था, अभी ये यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इमेजेस इसकी अवेलेबल नहीं है। बट आपको मैं इसका आइडिया दे दूं, अभी मैं ACSR कंडक्टर का इमेज दिखाऊंगा। तो ACSR के जैसा ही होता है सेम, बस फर्क इतना है कि ACSR में एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है ऊपर की तरफ स्टील के, और इसमें कॉपर का यूज किया जाता है, बस इतना सा। दूसरा पॉइंट लिखिए इसके अंदर। अच्छा, इसका फुल फॉर्म, ये पहला पॉइंट हो गया, कोर स्टील लेयर कॉपर। दूसरा पॉइंट लिखिए इसके अंदर, स्टील इंक्रीजेस टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्टील इंक्रीजेस टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्टील इंक्रीजेस टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्टील इंक्रीजेस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फोर्थ वाली पिक में कौन सा कंडक्टर, एक्स्ट्रा पिक है, वो मैंने ऐसे ही डाउनलोड कर रखी थी। एक्चुअल में वो कॉपर वेल्ड कंडक्टर को रिप्रेजेंट करती है। कॉपर वेल्ड कंडक्टर में अब जैसे अपन ने यहाँ पर स्टील के ऊपर कॉपर यूज किया है, तो इसको चिपकाया नहीं है अपन ने, केवल लेयर है ऊपर। और अगर उस पर परमानेंट वेल्डिंग कर दें, मतलब कि स्टील के ऊपर कॉपर की वेल्डिंग कर दी जाए परमानेंट, उसे कॉपर वेल्ड कंडक्टर कहा जाता है। उसकी कंडक्टिविटी बहुत खराब होती है, इसीलिए उसको यूज नहीं करते अपन। तो उससे क्वेश्चन भी नहीं आते, तो अपन उसको पढ़ेंगे नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ नंबर, दैट इज फोर्थ नंबर, हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम कंडक्टर। हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम कंडक्टर। अब ये जो हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम कंडक्टर है, जिस प्रोसेस के तहत आपका हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर बनाया गया है, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करके हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम कंडक्टर भी बनाया जाता है। तो इनके भी इमेजेस आप लोगों को मैं शो कर दिए रहता हूं, आप अच्छे से उनको देख लें, समझ लें, परख लें, जान लें, पहचान लें। थोड़ी देर बाद अपन इनको डिस्कस करेंगे सबको, ईच एंड एवरी। हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम कंडक्टर। तो हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम कंडक्टर के अंदर लिखिए आप लोग, पहला पॉइंट, कॉपर इज कॉस्टली। Copper is costly, hence copper is costly, hence it is replaced by aluminium. Copper is costly, hence it is replaced by aluminium. Copper is costly, hence it is replaced by aluminium. Second point, for same resistance, aluminium conductor has
For same resistance, aluminium conductor has 60% greater cross section area and weight is 48.3% than copper. For same resistance, aluminium cross section area is 60% greater and weight is 48.3% than copper. पावर सिस्टम के क्वेश्चन कहां से सॉल्व करें? ढंग से चालू तो होने दो पावर सिस्टम को. Sir, you seems a bit low today. No दादा, अब थ्योरी लिखाते टाइम ऐसे कम ऑन लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए. हाँ हाँ, अगला पॉइंट लिखना है तुम लोगों को. ध्यान से कान खोल करके लिखिए. 60% एरिया ज्यादा होता है और वजन मात्र 48% होता है. ऐसे कौन लिखाता है थ्योरी? मोटिवेशनल सेशन थोड़ी देख रहे हो, थ्योरी लिखनी है आराम से. अभी जैसे मैंने अचानक से जोर से बोला, तुम्हारे एकदम से कान के पर्दे हिल गए होंगे, एकदम आंखें खुल गई होंगी. अरे भाई, नींद ही आ गई थी, एकदम से जगा दिया सर ने. बहुत ही बढ़िया किया सर, बीच बीच में बोलते रहा करो ऐसे. तो ऐसे थोड़ी होता है. आराम से, तुम आराम से लिख रहे हो, मैं आराम से टहलते हुए तुम्हें थ्योरी लिखा रहा हूं. बोलते बोलते मैं इमेजेस भी मेरे सेट कर ले रहा हूं ताकि समय ना लगे इनको समझाने में, है ना. गौर से देखिए इसको. यही है वो एसीएसआर कंडक्टर. हाँ हाँ, यही है जो यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर. आप अपने नियरेस्ट ट्रांसमिशन लाइन में जाकर चेक कर सकते हैं. आज ही जाइए और अपने घर से निकल जाइए और मैदान में खुलेआम जाकर के और पोल पर चढ़ जाइए और मरिएगा नहीं, नीचे उतर जाइएगा. पोल पे नीचे खड़े खड़े मोबाइल का कैमरा चला करके जूम करिएगा, आपको ऐसा ही कंडक्टर वहां पर दिखाई देगा. कम ऑन, क्या मतलब है इसका? हाँ तो मैं कह रहा हूं ना, नींद उड़ गई होगी. हाँ हाँ, बढ़िया लग रहा है एकदम. क्या बात है, एकदम जोश आ गया है. लिखो आगे. फ्लो खराब करते हो बीच में बोल के. आगे क्या है? अगला पॉइंट, एरिया इज लार्ज हेंस कोरोना इज लेस. एरिया इज लार्ज हेंस कोरोना इज लेस. Area is large, hence corona is less. Next. Next. अच्छा, एरिया इज लार्ज हेंस कोरोना इज लेस, साथ में लिख लो. एंड हीट डिसिपेशन इज ऑल्सो इजी. हीट डिसिपेशन इज ऑल्सो इजी. नेक्स्ट लिखिए आगे. एरिया इज लार्ज हेंस कोरोना इज लेस एंड हीट डिसिपेशन इज इजी. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. कोरोजन रेजिस्टेंट. कोरोजन रेजिस्टेंट. कोरोजन रेजिस्टेंट. नेक्स्ट लिखिए. लेस वेट हेंस less weight, hence less tower height. Less weight, hence less tower height. Next.
इजी हैंडलिंग, ऑब्वियसली हल्का है तो लाने ले जाने में क्या रहेगा, आसान। तो ये जो हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है, हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम कंडक्टर, इसके अंदर जिस प्रोसेस के तहत हार्ड ड्रॉन कॉपर तैयार किया है उसी प्रोसेस के तहत इसको भी तैयार किया जाता है ना। तो इनकी थ्योरी को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं आपको, तो आप इत्मीनान से लिखते चलें। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना 5 नंबर, सबका प्यारा राज दुलारा ACSR, सबका प्यारा राज दुलारा ACSR। है ना। इसमें लिखिए, फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, लिखूं क्या स्पेलिंग, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। अब इसके अंदर अपन बात करें कि क्या खास बात है, तो वही पॉइंट है इसके अंदर जो अपन ने पिछली बार लिखा था। इसके अंदर जो कोर होती है वो स्टील की बनी होती है, और इसके चारों ओर जो लेयर बनाई जाती है वो एल्यूमिनियम की लेयर बनाई जाती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। इस इमेज के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर ये कोर देख सकते हैं आप, स्टील की है, और ये जो लेयर देख सकते हैं आप वो किसकी है, एल्यूमिनियम की है। क्लियर। ये कोर स्टील की और लेयर किसकी है, एल्यूमिनियम की है। अब इसके अंदर और क्या क्या खास बातें हैं, तो दूसरा पॉइंट लिखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 3 टाइम्स देन कॉपर। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कॉपर से 3 गुना अधिक होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 3 टाइम्स देन कॉपर। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 3 टाइम्स देन कॉपर। 3 टाइम्स देन कॉपर। थ्री टाइम्स देन कॉपर। एक और पॉइंट लिख लीजिए इसके अंदर, लेस वेट, लेस वेट hence less weight hence less weight hence less tower height। less weight hence less tower height। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के अंदर आपको लिखना है ये
टाइप्स ऑफ ACSR में एग्जाम्पल में आपको ये लिखना है, डॉग, पैंथर, जेब्रा और मूज, 4 नाम लिखने हैं, बोर्ड पे देख लीजिए। चित्र के साथ यहाँ पर वर्णनित किया गया है इनको कि डॉग आपने गली के अंदर देखा होगा, इस प्रकार का डॉग होता है और आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये डॉग चुपचाप से यहाँ पर खड़ा है। फिर आप देख सकते हैं कि पैंथर यहाँ पर जो है वो जेब्रा के पीछे पीछे उसको खाने के लिए जा रहा है, तो दूसरा प्रकार जेब्रा का हो गया। और ये बेचारा जेब्रा जिस तरीके का तार है वैसा ही कुछ नजर आ रहा है, और जेब्रा के आगे मूज है जो भारतसिंगा जैसा दिखता है। एलन सोले कपड़े की ब्रांड का जो लोगो है वो भी मूज जानवर से ही लिया गया है, इसी से प्रेरित है। तो ये 4 इसके नाम है। सर इन 4 नामों में अंतर क्या है, जब आपको ये सारी थ्योरी समझाई जाएगी उस दौरान आपको बताया जाएगा। फिलहाल चित्र से जो वर्णन किया गया है उससे आपको प्रतीत हो रहा होगा कि डॉग छोटा जानवर है तो तार का साइज छोटा है, पैंथर बड़ा जानवर है डॉग की तुलना में, ताक का साइज बड़ा है, और इसी तरीके से जानवर के आकार के बढ़ने पर चालक के आकार में वृद्धि हो रही है, और इनके वोल्टेज के मान और इनके धारा वहन क्षमता और तापमान के मान नीचे की तरफ यहाँ पर दिए गए हैं। आप अपने वीडियो की क्वालिटी को उच्चतम स्तर पर करेंगे तो आप ये लिखे हुए अक्सर देख पाएंगे। ये डेटा याद नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल पावर सिस्टम से मिलाप कराने के लिए दिया गया। आशा है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। इतनी ही बारीकी से चाहिए, इतनी ही बारीकी से देंगे, नैनो पार्टिकल घुसा देंगे चमड़ी के अंदर, पावर सिस्टम के नैनो पार्टिकल, बिल्कुल एकदम नसें क्या छोड़ो, तुम छींकोगे ना तो पावर सिस्टम के कण निकल जाएंगे बाहर, देखना तुम इसको। ठीक, आगे चलते हैं। 5 नंबर के बाद में बात करते हैं 6 नंबर की। किसकी बात करते हैं? 6 नंबर की। अरे भाई 6 नंबर का कलर तो बदल दो, ये बदल दे रहे हैं। 6 नंबर चालक है, उसको कहते हैं कॉम्पैक्टेड ACSR, कॉम्पैक्टेड ACSR। कॉम्पैक्टेड ACSR देखो दादा ऐसा होता है, ये वाला नहीं, ये साइड वाला, ये इधर वाला जो दिख रहा है ना तुमको, ये है कॉम्पैक्टेड ACSR, ये नहीं है। देख रहे हो विनोद, तकनीक का प्रयोग, इसको नहीं देखना है तुम्हें। समझ रहे हो? तो ये आपका कॉम्पैक्टेड ACSR होता है, ये वाला। बाहर से देख रहे हो स्मूथ, एकदम स्मूथ सरफेस है, लड़ीदार का लड़ीदार और स्मूथ का स्मूथ, इसको कहते हैं। हाँ, क्लोथिंग ब्रांड से याद रहेगा, एलन सोले के जानवर हैं जो ना, वो मूजी होता है, बिल्कुल। बात कर रहे हैं 7 नंबर चालक की। कॉम्पैक्टेड ACSR को, अच्छा आप ऐसे भी लिख लें, इसे बॉडी स्मूथ ACSR भी कहा जाता है, बॉडी स्मूथ ACSR, ये इसका एक नाम होता है, बॉडी स्मूथ ACSR। और अगला है अपने पास में एक्सपांडेड ACSR, एक्सपांडेड ACSR। ये एक्सपांडेड ACSR ये रहा यहां पर आपकी नजरों के एकदम ठीक सामने। इसमें क्या किया जाता है, इसमें चालक एवं हम्म हम्म इसमें यहां पर चालक जो होता है उसके कोर और बाहर के एल्यूमिनियम के बीच में फिलर मटेरियल डाल दिया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है, नजर आ रहा है फिलर मटेरियल लिखा हुआ। तो यहां पर एल्यूमिनियम जो होता है बाहर की तरफ, इस एल्यूमिनियम और सेंटर में जो स्टील होता है, इसके बीच के अंदर जो है वो फिलर डाल दिया जाता है, FILLER, फिलर।
ये फिलर एक फाइब्रस मटेरियल होता है जो इसका एरिया बढ़ाने का काम करता है। सर ये एरिया क्यों बढ़ाया गया है यहाँ पर? एरिया बढ़ाने से क्या होगा भाई? ये यहाँ लिखा है एरिया बढ़ाने से कोरोना घट जाता है, और वैसे थ्योरी में इसकी एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए इस फिलहाल सिर्फ लिखें। ये हेडिंग लगाएं कॉम्पैक्टेड एसीएसआर, इसको लिख लें, इसे बॉडी स्मूथ एसीएसआर भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज बॉडी स्मूथ एसीएसआर। और एक्सपांडेड एसीएसआर के अंदर आप लिख लीजिए समटाइम्स, में इसकी हेडिंग लगा ली है आपने, तो इसमें स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मतलब बोल रहा हूं, आपको लिखना है sometimes plastic and fibrous material sometimes plastic and fibrous material are introduced between sometimes plastic and fibrous material are introduced between plastic and fibrous material are introduced between plastic and fibrous material are introduced between steel core and aluminium which increases cross sectional area which increases cross sectional area which decreases corona which increases cross sectional area which decreases corona बिल्कुल which decreases corona ठीक चले आगे नेक्स्ट अगला कंडक्टर 7 नंबर ACAR और 8 नंबर है ट्रिपल AC। इसका नाम है एल्यूमिनियम कंडक्टर अलॉय रेनफोर्स, और इसका नाम है ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर। पहले एक ही लिखना है, ये ऊपर वाला ACAR। इसके अंदर ये लिखना है आपको कोर जो है वो एल्यूमिनियम के अलॉय की होती है, और जो इसके ऊपर लेयर होती है वो आपकी एल्यूमिनियम की यूज की जाती है। तो कोर जो है वो एल्यूमिनियम अलॉय की हो गई, और लेयर उसके ऊपर किसकी होगी? एल्यूमिनियम की। सेकंड पॉइंट लिखिए इसी में सेकंड पॉइंट लिखिए, फॉर सेम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ACAR for same electrical capacity ACAR is lightweight for same electrical capacity ACAR is lightweight than ACSR conductor. ACAR is lightweight than ACSR conductor. ACSR conductor. Clear? ACSR conductor. अगला लिखिए ट्रिपल AC। ट्रिपल AC all aluminium alloy conductor, all aluminium alloy conductor, yes। इसमें लिखिए it is made up of aluminium magnesium silicon alloy। It is made up of aluminium magnesium silicon alloy।
Yep. Oh my God. Oh my goodness. Yes. Aluminium, magnesium, silicon alloy. मैग्नीशियम के लिए लिखिए 0.8 से 0.9%। एंड सिलिकॉन के लिए लिखिएगा 0.8 से 0.9%। तुम की करबो? हाँ, की करबो? ऐसे कैसे बात करता है तुम? फिर ये यूज कहां होते हैं? दिस इज एक्चुअली यूजिंग ब्रदर। ट्रांसमिशन लाइन में ये यही यूज हो रहे हैं आजकल। एसीएसआर का गए जमाने, उड़ान का जमाना है भाई। कन्वेंशनल अप्रोच गई, अब उड़ान का जमाना है। ये उड़ान है आज के टाइम के, समझे कि नहीं? बिल्कुल। परसेंटेज लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। क्या बात कर रहे हो सर? ये बात कर दिए हो आप? बात की बात है। ये बात उस बात से निकली है जिस बात का जिक्र मैंने आप लोगों से किया था। याद करिए, मैंने एक बात कही थी आप लोगों को, याद आ रहा है? वो बात आज आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगी। कौन सी बात? वही बात जिस बात की मैं बात कर रहा हूं। बात उस बात से मुझे याद आई है, जिस बात से मैं आपको एक और बात याद दिलाने वाला हूं। वो बात यह है कि मैंने कहा था कि एसी सिस्टम ने कहा डीसी सिस्टम से कि देख तो मेरा मेरा आक्रोश कि मैं 765 की जगह 1100 केवी पे काम करूंगा। डीसी ने कहा मैं भी 1200 पे करूंगा। तो वोल्टेज का लेवल जब बढ़ता है तो पैसा नहीं बढ़ता क्या यार? ये इतनी आसानी से कैसे कह देते हैं कि मैं अब 400 से नहीं अब 765 यूज करूंगा? पैसा नहीं बढ़ता क्या? वोल्टेज बढ़ने पर इंसुलेशन की कॉस्ट तो बढ़ती है। यस, पैसा बढ़ता है, पर हम नई तकनीक का प्रयोग करते हैं, उससे पैसा उतना नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय में अगर बहुत पुरानी तकनीक से मकान बनाए जाएं तो मकान बनाने में समय भी ज्यादा लगेगा और पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। कहते हैं ना कि पुराने जमाने के तो स्ट्रक्चर भाई 500 साल हो गए आज भी वैसे हैं, क्योंकि उस समय क्वालिटी मेंटेन की जा रही थी। क्वालिटी मेंटेन की जा रही थी, इंजीनियरिंग तो अच्छी थी ही थी। आज के समय में जो है वो कोई स्ट्रक्चर अगर आप ऐसा बनाना चाहें जो 500 साल चले तो उसके लिए कितना पैसा खर्च होगा आप सोचिए। तो कॉस्ट कंसिडरेशन को ध्यान में रखना पड़ता है। इसीलिए हम नई तकनीक का प्रयोग करते हैं ताकि हमें वैसा ही कुछ कम पैसों में अचीव हो जाए। तो एसीएसआर महंगा पड़ने लग गया, वोल्टेज बढ़ाया, एसीएसआर महंगा पड़ रहा है क्योंकि उसमें झोल ज्यादा आता है तो चालक लंबा यूज होता है। हमने एसीएआर बनाया। मैं समझाऊंगा रे ये सारी बातें तुम्हें, बीच में पूछ लेते हो तो फिर मेरा बताना हो जाता है। तुम अगर बीच में नहीं पूछते तो मैं सब लिखाने के बाद में हर एक चीज बताता रे, है ना? तो ये सॉलिड कंडक्टर है, ये होलो कंडक्टर है, ये स्टैंडर्ड कंडक्टर है, ये ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर है। कौन सा? हार्ड ड्रॉन कौन सा? हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम कंडक्टर को ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर कहते हैं। ये ट्रिपल एसी है, ये एसी एस आर है, ये एसीसीआर है, ये एसी एस एस है और ये ट्रिपल सी है। देखे इन सबके नाम कभी? देखे हो क्या? इनमें से कितनों को जानते हो तुम इसको सॉलिड को जानते होगे, तुम होलो को जानते होगे, तुम स्टैंडर्ड को जानते हो, तुम एसीएसआर को जानते हो, और तुम बाकी तो किसी को नहीं जानते। ये ट्रिपल एसी, ये वाला ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर, ये डबल एसी, एसी एस एस, एसीसीआर और ए ट्रिपल सी, ये तीनों फ्यूचर के कंडक्टर हैं, भविष्य के। फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर। फ्यूचरिस्टिक्स, फ्यूचरिस्टिक चालक तीनों ही 1 2 3, तीनों के तीनों। एस ट्रिपल एसी इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ। ये अपन यूज कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसका वजन बहुत कम होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी, इसको बहुत तेजी से बहुत ज्यादा खींच सकते हैं। ज्यादा खींचोगे सैग कम आएगा, सैग कम आएगा, टावर का हाइट कम रखना पड़ेगा, पैसा बचेगा। सैग कम आएगा तो चालक की लंबाई कम लगेगी और पैसा बचेगा। पैसे का चक्कर है सब।
ठीक है, तो ACSR यूज कर भी रहे हैं, पर जब जरूरत होती है तो ACAR और AAAC इनको भी यूज किया जाता है और भविष्य में इनको भी यूज किया जाएगा फ्यूचरिस्टिक चालक। बात करते हैं 8 के बाद में 9 की। 8 के बाद 9 आता है क्या? गणित कमजोर है मेरी थोड़ी सी, है ना। 9 नंबर चालक है, अरे बाबा, गैल्वेनाइज्ड स्टील। गैल्वेनाइज्ड स्टील, गैल्वेनाइज्ड स्टील चालक। अब गैल्वेनाइज्ड स्टील जो है उसकी क्या खास बातें हैं? बहुत ज्यादा खास बातें हैं, बहुत ही ज्यादा। गैल्वेनाइज्ड स्टील की तो अत्यंत खास बातें हैं। लिखो, यूज फॉर मेकिंग अर्थ वायर एंड स्टे वायर। अगला हेडिंग लगाइए गैल्वेनाइज्ड स्टील और उसमें लिखिए यूज फॉर मेकिंग अर्थ वायर एंड स्टे वायर। सवाल आएंगे सबके, फुल फॉर्म पूछेगा। गैल्वेनाइज्ड स्टील कहाँ यूज किया जाता है? अर्थ वायर में और स्टे वायर में, STAY, अर्थ वायर एंड स्टे वायर। अर्थ वायर एंड स्टे वायर। नेक्स्ट, it is used where very high strength is desired. It is used where very high strength is desired, जहां बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत होती है। Very high strength is desired. Next, next 10 नंबर, इसकी कंडक्टिविटी भी लिख सकते हो, कंडक्टिविटी 1/9 टाइम्स ऑफ कॉपर। इसकी कंडक्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में 1/9 टाइम्स है। नेक्स्ट, फॉस्फर ब्रोंज कंडक्टर। फॉस्फर ब्रोंज कंडक्टर, फॉस्फर ब्रोंज कंडक्टर use where phosphor bronze conductor use where very long span is desired. Use where very long span is desired. Use where very long span is desired. और दूसरा पॉइंट, it is not affected by pollution. It is not affected by pollution. It is not affected by pollution. Not affected by pollution. क्लियर? चलिए, तो ये कुछ कंडक्टर्स थे जो हम यूज कर रहे हैं। अब इनकी मैं थ्योरी को 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुनना, है ना। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो कंडक्टर यूज किए गए हैं, उन कंडक्टर में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने सीखी है, कंडक्टिविटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये अच्छे होने चाहिए। हमारा बस यही टास्क रहता है कि इनको कैसे ना कैसे करके सुधारा जाए। तो हमने कहा कि कंडक्टिविटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ तो सबसे बढ़िया कॉपर की है, क्यों ना कॉपर यूज कर लें। तो हमने कहा कि कॉपर यूज तो कर लेंगे, अच्छी बात है, बट उसमें जितनी भी टेंसाइल स्ट्रेंथ है हमें उससे भी ज्यादा करनी है, वो भी सफिशिएंट नहीं है।
तो कॉपर की अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ को सुधारने के लिए उसको जो बनाया गया है, उस प्रोसेस को चेंज किया गया। एनीलिंग कहलाता है किसी भी चीज को शुद्ध करके, प्योर करके, जब गर्म करके प्योर किया था, धातु होती है जमीन से निकाल करके लाया, गर्म किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, शुद्ध धातु अशुद्ध धातु अलग अलग हो गई। तो जो शुद्ध धातु है वो पिघली हुई अवस्था में, पिघली हुई अवस्था के अंदर जो कॉपर है उसे जब ठंडा किया जाता है तो दो तरीके से किया जा सकता है, पहला नेचुरली और दूसरा फोर्सफुली। अगर जबरदस्ती ठंडा कराओगे तो ऐसे कॉपर को कहते हैं कॉपर विदाउट एनीलिंग, और अगर आप सामान्य तौर पे ठंडा होने दे तो उसे कहते हैं एनील्ड कॉपर, ANNEALED, एनील्ड कॉपर। हमने यहां पर क्या लिखा है, कॉपर विदाउट एनीलिंग, मतलब इसको जबरदस्ती ठंडा किया गया है, फोर्सफुली। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से होगा ये कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो 150% बढ़ जाती है, 150% इंक्रीज कर जाती है, 150% टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। और दूसरा इसका फायदा ये होता है कि चूंकि कॉपर है तो ये कंडक्टिविटी भी अच्छी देगा, इसकी उम्र भी ज्यादा होगी, और इसको बेचने पर कचरे की कीमत, कबाड़ की कीमत भी ज्यादा मिलेगी एक पर्टिकुलर समय बाद जब इसको रिटायर करेंगे तब। दूसरा हमने कहा कैडमियम कॉपर कंडक्टर यूज कर लेते हैं, तो कॉपर में इस बार कैडमियम मिलाया, क्यों, एक ही थॉट प्रोसेस है, हर कंडक्टर में एक ही थॉट प्रोसेस है, कंडक्टिविटी तो कॉपर की अच्छी है ही, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है। पहले अपन ने हाइड्रोन कॉपर यूज किया, अब अपन दूसरा यूज कर रहे हैं कैडमियम कॉपर, इसमें कॉपर में कैडमियम डाल दिया। कितना डाला, सवाल बन गया, 0.7 से 1%। क्या हुआ, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गया 50%। तीसरा सवाल, कोई नुकसान है, हाँ, इस बार कॉपर में आपने दूसरा बाहर से मटेरियल डाला है तो कंडक्टिविटी 15 से 17% क्या करती है, रिड्यूस कर जाती है, कंडक्टिविटी 15 से 17% रिड्यूस कर जाती है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है स्टील कोर्ड कॉपर कंडक्टर, यानी सेंटर में आ गई स्टील और बाहर की तरफ आ गए कॉपर। यानी जिस प्रकार ACSR कंडक्टर के अंदर सेंटर में स्टील और बाहर एल्यूमिनियम है, उसमें सेंटर में स्टील और बाहर की तरफ कॉपर कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप फिर से ये जस्टिफाई कर सकते हैं क्या, क्या जस्टिफाई कर सकते हैं, ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि स्टील की कोर को ऐड करने से टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गया कॉपर का, इसलिए स्टील ऐड किया। तो ये तीसरा वाला हो गया। फिर हमने कहा कि यार स्टील की कोर जो होती है ना, उसको यूज करने से टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है, पर यार कॉपर हम यूज कर रहे हैं, ये अब बजट से बाहर जा रहा है, इस कॉपर का कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालो, कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढो इस कॉपर का। तो कॉपर का दूसरा ऑप्शन अपन ने ढूंढा, हमने कहा एक काम करते हैं, अपन कॉपर को एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर देते हैं, सस्ता पड़ेगा। बट हम किसी भी चीज को केवल ये सोच के नहीं खरीदते कि सस्ता है, हम सस्ते के साथ साथ क्वालिटी कंटेंट देखते हैं, हाँ या ना, बताओ मुझे। स्क्रैप वैल्यू, कबाड़ की कीमत बताया तो है अहिरा, कबाड़ कचरा, अरे तुम्हारे घर में रद्दी खरीदने वाला नहीं आया क्या कभी, भाव तो आप नहीं करते क्या, ए भैया 10 रुपए किलो नहीं है अखबार, बहुत जमाने बीत गए, अब 15 रुपए किलो ले रहे हो अखबार तो बोलो, कभी भाव तो आप नहीं किए क्या कबाड़ी वाले से। मेरे को तो हर बार ही करना पड़ता है, घर जाता हूं तब तक कबाड़ी में ही बेचता हूँ घर में सारी, बिल्कुल। हाँ, तो आप मुझे ये बात बताएं कि क्या आप केवल सस्ता होने की वजह से चीजों को खरीदेंगे, या सस्ते के साथ क्वालिटी अगर आपको दिया जा रहा है तो उसको खरीदेंगे। सस्ता खरीदोगे, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बट सस्ते के साथ अगर आप क्वालिटी देख लें तो भाई फिर वो बहुत ही भयंकर कॉम्बिनेशन हो जाता है, और इसी का एक उदाहरण है निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी। आपने यहां पर कोर्स खरीदा जो कि बहुत ही इको फ्रेंडली, बहुत ही बजट फ्रेंडली, सस्ता है, पर केवल सस्ता होना ही इसका जो है वो मोटिव नहीं है, सस्ते के साथ साथ क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, इसीलिए तो आपने इसे पसंद किया है। यस और नो, क्या बात, बातें बातों में प्रमोशन कर दिया अपन ने, बिल्कुल। शुभम मिश्रा, कबाड़ी का काम है, नहीं भैया, पोआ सेंटर का काम है, राख से उठा करके स्टार बना दूंगा, तू रुक थोड़े दिन और, अभी रुक जा बाबा, अभी अभी रुक, बिल्कुल। हम्म। तो एल्यूमिनियम के साथ भी ऐसा ही है, एल्यूमिनियम को सिर्फ इसलिए यूज नहीं किया है कि सस्ता है, एल्यूमिनियम के सस्ते होने के साथ साथ इसमें क्वालिटीज भी हैं कुछ ऐसी जो उसको यूनिक बनाती है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की और कॉपर की, तो अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, फॉर एग्जांपल लेट्स हैव अ लुक। ये मेरे पास में दो इस तरीके के कंडक्टर हैं। ये वाला जो कंडक्टर है वो एल्यूमिनियम का है और ये कॉपर का है। दोनों की लंबाई सेम है। इस कॉपर का रेजिस्टेंस 5 ओम है और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस भी 5 ओम है। तो 5 ओम के इस कॉपर के और 5 ओम के इस एल्यूमिनियम के कंडक्टर में पावर लॉस तो सेम है, वोल्टेज ड्रॉप तो सेम है, तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की तो मुझे चिंता है ही नहीं। चिंता यहां पर यह है कि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एरिया, एल्यूमिनियम का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एरिया कॉपर के कंपैरिजन में 60% ज्यादा है। तो सेम रेजिस्टेंस के लिए अगर आपके एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शन एरिया 60% ज्यादा है तो एरिया के बढ़ने से कोरोना घटता है। आज ये बात मान लो कि एरिया के बढ़ने से कोरोना घटता है। जिस दिन कोरोना पढ़ाऊंगा उस दिन इस बात को साबित करूंगा मैं गणित के साथ, और उस दिन ये भी याद दिलाऊंगा कि याद करो वो दिन जिस दिन हमने पढ़ा था क्या, ये टॉपिक, कौन सा टॉपिक, हार्ड्रॉन एल्यूमिनियम कंडक्टर। एक एक पॉइंट याद दिलाऊंगा मैं। ये भी याद दिलाऊंगा कि 2 नंबर पॉइंट लिखा है तुम लोगों ने वहां पर, बिल्कुल। तो एरिया बढ़ने से कोरोना घटता है, मान लीजिए फायदा हो गया एक और, कोरोना लॉस घट गए तो पैसा बचा। वजन भी 48% है, तो वजन कम होने से सैग कम आएगा, सैग कम आएगा तो टावर का हाइट कम रहेगा तो और पैसा बच गया। कोरोजन रेजिस्टेंट है, जंग नहीं लगेगा, उम्र ज्यादा हो गई और पैसा बच गया। इसके अलावा इजी हैंडलिंग है, हल्का है, लाने ले जाने में आसान है और पैसा बच गया। यानी केवल खरीदने में ही सस्ता नहीं है, इसको यूज करने से इसने ओवरऑल ट्रांसमिशन की कॉस्ट को भी रिड्यूस किया है, इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, यहां पर प्रॉब्लम यह है कि एल्यूमिनियम की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है यार। कंडक्टिविटी में वी कैन समहाउ मैनेज द कंडक्टिविटी बिटवीन कॉपर एंड एल्यूमिनियम बिकॉज दीज मतलब because the conductivity of aluminum and copper is almost same, it is approximately same. So we are not just concerned about the conductivity of the aluminum, we are much more concerned about the tensile strength of aluminum. So how to increase the tensile strength of aluminum? Simple, we'll use steel core. हम स्टील की कोर का प्रयोग कर लेते हैं। एल्यूमिनियम को बाहर परत के तौर पर प्रयोग किया जाता है और स्टील को केंद्र के अंदर कोर के तौर पर प्रयोग किया जाता है, कुछ इस प्रकार जैसा आपको इस छाया चित्र में दिखाया गया। तो स्टील की कोर का प्रयोग करने से चालक की जो तन्य क्षमता है उसके मान के अंदर वृद्धि हो जाती है और ये कॉपर के मान का 3 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चिंता हमें कंडक्टिविटी की थी वो तो हमने वैसे ही खत्म कर दी, क्योंकि सेम पावर के लिए इस मतलब सेम रेजिस्टेंस के लिए इसका साइज ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम, मतलब साइज ज्यादा है और वेट कम है। तो इसने 72 तरीके के फायदे तो दिए ही दिए हैं। खरीदने में जो है सस्ता पड़ा ही पड़ा है, कंडक्टिविटी लगभग बराबर ही है। चिंता सिर्फ और सिर्फ तन्य क्षमता यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ की थी और स्टील ने उसको भी दूर कर दिया, 3 गुना कर दिया कॉपर का। जा जीले जिंदगी, मौज कर। तो स्टील ने टेंसाइल स्ट्रेंथ को कितना गुना कर दिया? 3 गुना कॉपर की तुलना में। टाइप्स यहां पर लिखे हैं जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले शुद्ध हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करी है। आशा है कि आपने इस टॉपिक को थोड़ी देर पहले अच्छे से समझा है। फिर एसीएसआर में एक समस्या है। समस्या ये कि आप यहां पर इसकी चालक की सतह देखिए, चालक की सतह असमान है, इरेगुलर है, इट्स नॉन यूनिफॉर्म, इट्स नॉट स्मूथ, चिकना नहीं है, स्मूथ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है इससे? कहां दिक्कत है? चिकना होना जरूरी है क्या? है नहीं बाबू, चिकना होना जरूरी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि चालक की सतह के एक समान नहीं होने की वजह से भी कोरोना ज्यादा होता है। क्या बात कर रहे हो सर? सबूत का इस बात का जब कोरोना पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, मैं इस चीज को भी साबित करूंगा कि सरफेस के एक समान नहीं होने से, सरफेस के स्मूथ नहीं होने से कोरोना ज्यादा होता है। और इसे कम करने का अपन ने 2 तरीका निकाला। पहला, अपन ने सरफेस को स्मूथ कर दिया। देख रहे हो सरफेस? देख रहे हो विनोद? सरफेस एकदम स्मूथ है, स्ट्रैंडेड का स्ट्रैंडेड, लड़ीदार भी है, गुंथित तार भी है और सरफेस भी स्मूथ है। पर ऐसे चालक का कंस्ट्रक्शन क्या पड़ेगा? महंगा, इसलिए यूज नहीं किया, आइडिया देके छोड़ दिया। दूसरे वाले ने कहा एक काम करो, एरिया बढ़ने से भी कोरोना घटता है तो कोर और बाहर के एल्यूमिनियम के बीच में कोई कचरा डाल दो। कचरा मतलब फाइब्रस मटेरियल डाल दो। फाइब्रस मटेरियल को डालने से क्या होगा? फाइब्रस मटेरियल को इंसर्ट कराने से एरिया बढ़ जाएगा और एरिया बढ़ने से कोरोना क्या करेगा? घट जाएगा। इसमें भी कॉस्ट बढ़ जाती है, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा भैया हमारा प्यारा एसी था सबसे अच्छा है,
हमें फालतू का कॉस्ट नहीं बढ़ाना है, दुनिया भर का कॉस्ट बढ़ जाएगा, हम तो इसी में खुश हैं। भले ही कोरोना थोड़ा सा इसके अंदर ज्यादा हो रहा है पर कॉस्ट फिर भी कम पड़ रही है, इसलिए हम जो है वो इसको प्रयोग एसीएसआर को ही करते हैं। बहुत जमाने बीत गए, एसीएसआर ने खूब सेवाएं दी, फिर एसीएसआर भी समय के साथ महंगा पड़ने लगा। जब एसीएसआर भी महंगा पड़ने लगा तो तकनीक ने एक और नया आविष्कार किया, मतलब इंसानों ने एक नई तकनीक का आविष्कार किया और बनाया एल्यूमिनियम का अलॉय, मिश्र धातु। एल्यूमिनियम के साथ ही कुछ मिक्स किया, हमने कहा स्टील भारी पड़ रहा है, भगाओ इसको यहां से। एल्यूमिनियम के साथ ही कुछ मिक्स करके और एल्यूमिनियम का अलॉय बनाया गया। क्या मिक्स किया वो आगे लिखा है। एल्यूमिनियम का अलॉय यूज किया कोर में और लेयर यूज कर ली एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम की लेयर और अंदर एल्यूमिनियम के अलॉय का कोर, दोनों ही एल्यूमिनियम का वजन और कम हो गया और कंडक्टर का वजन और कम हो गया, तो सैग और कम हो गया, और सैग और कम हो गया तो टावर की हाइट को अपन और क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। साथ ही साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी होती है एसी एसआर की तुलना में। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी, ज्यादा खींचा, सैग कम आया, और वजन भी कम है तो वैसे भी सैग कम है, तो टावर की हाइट और कम चाहिए होगी, तो इससे पैसा और बच जाएगा। बिल्कुल। तुमने कहा कि अरे एल्यूमिनियम अलॉय के इतने फायदे, एक काम करो सब कुछ एल्यूमिनियम अलॉय का बना दो मित्र। तो हमने क्या किया, सभी एल्यूमिनियम अलॉय के बना दिए, नाम हो गया ट्रिपल एसी। ये एल्यूमिनियम से रिलेटेड सारे कंडक्टर का चित्र यहां पर दिखाया गया है। अब दो और चालक हैं, स्पेशल कंडक्टर हैं, इनका कभी प्रयोग करेंगे, इनको कभी याद किया जाएगा सर? इनको याद तब किया जाएगा जब दो पोल के बीच की दूरी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा कि जो इतने चालक अपन ने इससे पहले पढ़े इनके औकात के बाहर की बात हो जाती है, ये हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया अब हमसे इतना तनाव सहन नहीं होगा। तो वहां जहां बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है वहां इन दोनों चालकों को याद किया जाता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज कंडक्टर। आगे मैं दिखाऊंगा फोटोज किसके, गैल्वेनाइज्ड स्टील के। तो आपने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर अर्थ वायर, देखा है कि नहीं देखा है, मुझे बताओ जल्दी से, देखा है कि नहीं देखा है? हैं? बोलो भाई, ट्रांसमिशन लाइन में अर्थ वायर देखा है? उस अर्थ वायर का अगर तुम चेक करोगे, क्या चेक करना है सर? अर्थ वायर में तुम ये चेक करोगे, दो पोल एक साथ एक ही फोटो में जहां दिख रहे हैं वहां तुम्हें अर्थ वायर दिख जाएगा। है नहीं इसके अंदर, ये एक ही है बस, तुम इसमें तो देख नहीं पाओगे, ये साइड पोज है। मतलब तुमने देखा होगा कि ये पोल जो यूज कर रहे हैं अपन, इसमें कंडक्टर तो ऐसे झूले हुए होते हैं पर अर्थ वायर एकदम सीधा होता है। हाँ या ना, देखा है कि नहीं देखा है ऐसा, है ना? तो दो टावर्स के बीच में जो कंडक्टर लगाया जाता है वो कंडक्टर चिंता ना करो मित्र, आपके प्रबंध कर दिया गया है। मुझे जो आपको दिखाना था वो अपन यहां से देख सकते हैं। हम्म, ये अगर इमेज साफ नजर आएगा तो देखो, इस इमेज के अंदर तुम देख पा रहे हो कि कंडक्टर काफी ज्यादा झूला हुआ है। दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा तुम्हें? ये ले लो, इसमें दिख जाएगा। कंडक्टर के अंदर काफी सैग हो सकता है पर अर्थ वायर एकदम स्ट्रेट होते हैं, एकदम सीधे। देखो तुम यहां पर, ये लाइंस आपको झुकी हुई नजर आ रही है थोड़ी सी, तेरी झुकी नजर गाना सुना है तुमने, वो वाला तेरी झुकी लाइन, और ये देखो एकदम सीधा सीधा जा रहा है।
अगर मैं बात करूं यहाँ पे एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, ये देखो ये एकदम स्ट्रेट है और ये हल्का सा कर्व है इनके अंदर, हल्का सा कर्व है इस तरीके से। क्लियर है सबको? बिल्कुल टॉप पे होता है, एकदम स्ट्रेट रन करता है ना? तो ट्रांसमिशन लाइन के सबसे टॉप पर जो वायर होता है, उस टॉप पर लगे हुए वायर को अपन अर्थ वायर कहते हैं और ये इतना सीधा होता है, इसका मतलब सोचो उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ, जहां कंडक्टर में इतना झुकाव है वो वायर एकदम स्ट्रेट होता है। तो ये इसकी खास बात होती है। तो ये अर्थ वायर तो बनाता ही बनाता है, स्टे वायर भी बनाता है। ये स्टे वायर क्या होता है, कल की याद करो, मैंने इमेजेस के अंदर आप लोगों को बताया था कि पोल को होल्ड करके रखता है जो वायर, उस वायर को अपन स्टे वायर कहते हैं। किसको होल्ड करके रखता है? पोल को जो होल्ड करके रखता है उस वायर को अपन क्या कहते हैं? स्टे वायर कहते हैं। देखो ये मैंने यहां पर समझाया था, ये देखो ये वाला, मैंने कहा था ना ये वाला वायर। तो ये जो वायर होते हैं जो पोल को पकड़ के रखते हैं, गिरने से बचाते हैं, ये वाले वायर कौन से कहलाते हैं? स्टे वायर। क्लियर? तो इनको स्टे वायर कहते हैं। तो ये दोनों ही इसके बनाए जाते हैं। कंडक्टिविटी इसकी कॉपर के कंपैरिजन में 1/9 गुना होती है और ये बहुत बेकार होती है, इसलिए इसको एज ए कंडक्टर यूज नहीं करते। और लास्ट है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, सेम लॉन्ग स्पैन के लिए यूज किया जाएगा और ये वहां ज्यादा यूज किया जाता है जहां पर पोल्यूशन ज्यादा होता है, क्योंकि इसको पोल्यूशन से फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो ये सारे के सारे कंडक्टर के अंदर आप लोगों को स्पेशल पॉइंट्स जितने भी लिखाए गए हैं, जो थ्योरेटिकल पॉइंट लिखाए गए हैं, वो आपको एज इट इज याद रखने हैं। अब मैं बात कर रहा हूं नोट एक क्वेश्चन की। आपसे ट्रिपल स्टार लगा लेना भाई। नोट्स के अंदर समय समय पर मैं इस तरीके से ट्रिपल स्टार लगवाता रहूंगा जहां से क्वेश्चन आने के प्रबल चांसेस बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा। पहला है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर in a n layer stranded conductor। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन ए n लेयर स्ट्रैंडेड कंडक्टर, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल N इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 और दूसरा फॉर्मूला होता है ओवरऑल डायमीटर। ओवरऑल डायमीटर इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल D इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू स्मॉल d। ये दो फॉर्मूले होते हैं। यहां से एग्जाम में सवाल आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जरा सा एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है ये। यहां पर एक बात और है कि मार्केट के अंदर एक फॉर्मूला और चलता है। मार्केट में एक फॉर्मूला कौन सा चलता है? और इस तरीके से ये एक स्टैंडर्ड कंडक्टर का अपन ने फिगर बनाया। इसमें सेंटर में आपको समझ में आ गया होगा, सेंटर के अंदर इसमें स्टील का कोर है और बाहर की तरफ अपन ने एल्यूमिनियम यूज किया। अब यहां पर सवाल क्या पूछेगा आपसे एग्जाम में, क्वेश्चन क्या आएगा आपसे? कहेगा कि एक n बराबर 2 लेयर का स्टैंडर्ड कंडक्टर है, तो ये मान लीजिए n बराबर 1 लिया गया है और इस बाहर वाले को n बराबर 2 लिया गया है। तो अगर आप कैपिटल N का वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल N का वैल्यू यहां पर दो वैल्यू पुट करेंगे, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 12 माइनस 3 दूने 6 12 माइनस 6 6 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7। दूसरा ओवरऑल डायमीटर की मैं बात करूं
तो यहाँ पर n बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूने 4, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3d। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7। और अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो यहां पर जो ये डायमीटर दिया गया है, ये एक कंडक्टर का डायमीटर दिया गया है स्मॉल डी, और ये यहां पर टोटल डायमीटर इससे रिप्रेजेंट किया जाता है यहां से लेके यहां तक। इसको कहा जाता है ओवरऑल डायमीटर कैपिटल डी। तो जो ओवरऑल डायमीटर है कैपिटल डी, इसका वैल्यू, ओवरऑल डायमीटर जो है उसका वैल्यू जो है वो होता है 2n-1 इंटू डी, जहां डी क्या है एक स्ट्रैंड का डायमीटर है। तो डी 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 टोटल कितना होना चाहिए 3d, ये 3d आ रहा है, एकदम सही फॉर्मूला है, सब बढ़िया है। तो फिर कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि दादा मार्केट में एक फॉर्मूला और चलता है, और मार्केट में जो फॉर्मूला चलता है दूसरा वाला, उसने इसको n बराबर 1 नाम दिया है, अंदर वाले को n बराबर 0 मान लिया, ये बाहर वाला n बराबर 1 है, और उसके लिए यहां पर माइनस की जगह फॉर्मूला लगेगा प्लस। कई किताबों में आपने प्लस वाला फॉर्मूला देखा होगा। उसके सोचने का नजरिया ये है कि उसने इसको 0 और इसको 1 माना है। तो जब ये इसको 1 मान के करेगा तो देखो n बराबर 1 के लिए प्लस फॉर्मूला यूज करना, 3 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ गया 7, और यहां पर 2 प्लस 1 कितना आ गया 3d। n का वैल्यू 1 रखना है, 1 रखोगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा, तो आंसर तो सेम है। और अगर आंसर सेम है इसका मतलब कॉन्सेप्ट भी सेम है। आंसर सेम है मतलब कि सॉरी, मतलब कि दोनों वैलिड है, दोनों ही सही है। अब एग्जाम के अंदर आप लोगों से बोल दिया n बराबर 2 लेयर का है, तो तुम्हें क्या पता इसके देखने का नजरिया येलो वाला है या ब्लू वाला है? तुम्हें क्या पता प्लस वाला यूज करना है या माइनस वाला यूज करना है? तो आपको क्या करना है, दोनों ही फॉर्मूले यूज करने हैं। जब n बराबर 2 का आ जाए, प्लस भी यूज करें माइनस भी यूज करें, दोनों में से किसी एक का आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। अब तुम्हारे बिना टाइप के मैं बता देता हूं, तुम्हारे अंदर मन से एक आवाज आई होगी, अगर दोनों से आने वाले आंसर ऑप्शन में हुए तो क्या करेंगे, तो किसको आंसर करेंगे? तो उसका जवाब मैं दे देता हूं कि ऐसा सवाल जो है वो आपसे आज तक तो मैंने कभी आया हुआ देखा नहीं है, और आपसे आशा करता हूं कि ना पूछा जाए। नहीं सर हमारी किस्मत खराब है, फिर भी आ गया तो क्या करें? फिर भी आ गया तो जैसे जिसकी किस्मत, आप अपनी आंखें बंद करके जय माता दी ए या बी में से लगा दें, क्योंकि मैंने तो दोनों ही कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा दिए हैं, दोनों कॉन्सेप्ट को यहां पर एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब उस एग्जामिनर ने या आपके उस एग्जाम में किस ऑप्शन को सही माना जाता है, ये तो पेपर सेट करने वाले पर है। पर यह बात है कि पेपर सेट करने वाले को इतना तो दिमाग होना चाहिए कि उसको ये पता हो कि मार्केट में दो फॉर्मूले हैं। आगे बात समझ में? अब दूसरा, कई बार एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लेता है। फॉर्मूला पूछेगा तो अब ऑप्शन कैसे बनाएंगे? एक बार माइनस है तो एक बार प्लस तो लिखना ही पड़ेगा। तब तो सर दोनों ही फॉर्मूले आए हैं, और यस ये सवाल पूछा हुआ है, फॉर्मूला पूछा गया है, दोनों ही ऑप्शन में थे, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। अब बताओ सर, अब बताओ, हमने कहा था ना हमारी किस्मत खराब है, अब बताओ किसको सही करें? आप बताओ क्या करें क्या ना करें, मर जाएं, कितना पढ़ें? मरो नहीं बेटा, ऐसा है कि अलग अलग एग्जाम वालों ने अलग अलग आंसर माना है। यूपी के अंदर ये सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने प्लस वाले को जो है वो बहुमत दिया है, और जब यही सवाल हिमाचल में पूछा गया तो माइनस आंसर गया, उत्तराखंड में पूछा गया माइनस वाला सही माना गया। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग कंसेप्ट हैं भाई, जिसने जो आंसर सही मान लिया वो सही है, अपन ने दोनों पढ़ लिए हैं, तुम्हारी किस्मत, तुम जो क्या कहते हैं आंसर करो, वो अगर सही निकल जाए तो बढ़िया है। मेरे हिसाब से तो भाई इतनी जाती नहीं करेगा, आपसे दोनों ऑप्शन एक साथ पूछ लिए जाएंगे दोनों फॉर्मुलों से आने वाले। अब तुम कहोगे सर फिर भी मतलब आप अगर होते, मतलब मान लो आप होते तो आप इनमें से क्या आंसर करते? अब तो मुझे धर्म संकट में डालोगे कि आपके हिसाब से इनमें से क्या सही होना चाहिए। तो भाई अपन जो है वो निरपेक्ष आदमी, दोनों ही मैंने कंसेप्ट बता दिए हैं, मैं किसी भी एक को आंसर नहीं करता। तुक्का लगाने वाली बात है तो फिर तो लगाते ही, बट हाँ तो सर कौन सा तुक्का लगाना पसंद करते हैं, प्लस वाला या माइनस वाला? मैं फिर से कह रहा हूं दोनों कंसेप्ट सही हैं, जैसा एग्जाम में आपको सूटेबल लगे आप लगा लेना, बट क्वेश्चन जब पूछा जाएगा न्यूमेरिकल तो दोनों में से किसी एक का ही आंसर होगा, दूसरे का नहीं होगा। समझ में आ गई बात? यस और नो? क्लियर है सबको? तो नोट कॉपी कर ले, और अगर कॉपी कर लिया है तो थम्स अप कर दें, कंडक्टर यहां पर ओवर हो गए। नेक्स्ट अपन अगला हेडिंग पढ़ने वाले हैं इंसुलेटर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएं इंसुलेटर।
समय क्या हो गया, ओहो 4 मिनट ही बचे हैं। 4 मिनट में तो इंसुलेटर का प्रिंसिपल भी डिस्कस नहीं होगा। चलो अपन डिस्कशन तो कर ही लेते हैं, लिख कर लेंगे, है ना। तो मुझे आप लोग ये बताओ कि एक इंसुलेटर का काम क्या है, एक इंसुलेटर करता क्या है, व्हाट डज ए इंसुलेटर डू, क्या करता है एक इंसुलेटर, एक इंसुलेटर का काम क्या है, बताएं मुझे। एक इंसुलेटर का काम क्या है, किस लिए लगाया जाता है उसको, अरे डिस्कस तो कर ही सकते हैं। एक इंसुलेटर क्यों लगाया जाता है बताना भाई। एक जना तो चला गया क्लास से, अरे अब क्या नया पढ़ाएंगे, नहीं चलो चलते हैं। बोलो बाबा बोलो जल्दी से। इंसुलेटर सर, प्रोटेक्शन, अच्छा अच्छा प्रोटेक्शन। तो फिर सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, आइसोलेटर क्या करेगा, रिले क्या करेगा, फ्यूज क्या करेगा, अगर आपका इंसुलेटर प्रोटेक्शन करेगा तो। अरे इंसुलेटर को खुद को प्रोटेक्शन की जरूरत है, ये क्या किसी को प्रोटेक्ट करेगा। लाइव वायर और क्रॉस आर्म को सेपरेट करता है। तो सेपरेट तो वहां पर तुम भी कर सकते थे, मान लो तुम्हारे पैरों के कंडक्टर बांध दिया जाए और तुम्हारे हाथों को ट्रांसमिशन लाइन की क्रॉस आर्म पे बांध दिया जाए, तो तुम भी तो जो है वो लाइन को पकड़ के रख सकते हो। 30,000 रुपए महीने के दे देंगे, लाइन को क्रॉस आर्म से पकड़ के रखना है, तुम तैयार हो। तो तुम्हें क्यों नहीं यूज किया गया भाई, करंट पोल में ना चला जाए इसलिए। ओहो कहां जाना चाहिए था करंट को, कंडक्टर को होल्ड करता है और हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, कंडक्टर को होल्ड करता है। टूटा है बेचारा, दिल टूट गया है कंडक्टर का, तो उसको पकड़ करके रख रहा है। शब्दों का चुनाव सही नहीं करते भाई तुम बिल्कुल भी। करंट फ्लो इन पोल, अच्छा मतलब इंसुलेटर करंट फ्लो कराता है पोल में, ऐसा। सेपरेट कंडक्टर टू ईच अदर, तो फिर क्रॉस आर्म क्या करता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, करंट ग्राउंड हो जाएगा अगर इंसुलेटर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब करंट को ग्राउंड होने से रोकने के लिए लगाते हैं, ऐसा। लाइटनिंग से बचाने के लिए, ओहो हो, इंसुलेटर को खुद को लाइटनिंग से बचाना पड़ता है यार, ये सिस्टम को लाइटनिंग से थोड़ी बचाता है, क्या बात कर रहे हो। A insulator is used to separate the conductor and cross arm electrically, या फिर a insulator is used to separate two conductors from each other and from cross arm electrically, विद्युतीय रूप से पृथक करने का काम करता है। और विद्युतीय रूप से पृथक करने की जब बात आती है तो वहां पर यह डिस्कस किया जाता है कि करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए। सो ए इंसुलेटर इज यूज्ड टू सेपरेट द टू कंडक्टर्स फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम द टावर इलेक्ट्रिकली। ठीक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, समझ में आ गया। चलिए तो इस चीज को अपन कल नोट कर लेंगे और कल अपन इंसुलेटर के बारे में एकदम डिटेल में समझेंगे। जैसे आज की क्लास में अपन ने पूरा इमेज बेस्ड क्लास किया है, कल भी इंसुलेटर में अपन ऐसे इमेज बेस्ड क्लास करेंगे। और इंसुलेटर में तुम जो कह रहे थे ना, ध्यान से सुनो, ओ बेसिक वालों ध्यान से सुनो। कल की क्लास में इतने ज्यादा बेसिक बताने वाला हूं ना कि तुम नेटवर्क के बेसिक भूल जाओगे। मतलब इतना भयंकर, मतलब तुम ये कह रहे हो ना नेटवर्क चलाओ नेटवर्क चलाओ नेटवर्क चलाओ, अपन इतना डिटेल में जाकर के कल बेसिक पढ़ने वाले हैं कि तुम्हारे आधे बेसिक का लफड़ा कल खत्म हो जाएगा। इतना डिटेल में मैं समझाना, कल मैं ये प्रूव करूंगा कि वोल्टेज और इंसुलेटर का क्या लेना देना है। कल मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की भी बात करूंगा, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की भी बात करूंगा, सारी बातें डिस्कस करेंगे। इसलिए कल क्लास में लाइव जरूर रहिएगा, कोई डाउट आए तो पूछ सको। आज के लिए इतना ही। हाँ बॉडी स्मूथ ऐसी है सारी, सेक्टर शेप ऐसी है सारे, लियो। चलिए आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट एवरीवन।